अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड विद मौजूद अगर मैं कुछ आमदे सुप्रीम कोर्ट का महाज एक मरतबा फिर गर्म हो गया है और इत्तलात हैं कि आज ही एक अहम तरीन मुकदमे के लिए ना सिर्फ डेट को अगले हफ्ते के लिए फिक्स किया जाएगा बल्कि स्पीडी ट्रायल का जनाब आगाज होने जा रहा है। और इस हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, उनका जो ऑफिस है वो ज़रा मुतहरक हो गया है और इस मुकदमे की जो फाइलें शैलें हैं उसको भी निकाल लिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस को तारीख फिक्स करने के लिए कुछ हदायत वगैरह भी जारी किए जाने का इम्कान है और मुमकिन तौर पर ये जो केस है ये बहुत ही ज़्यादा इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि जनाब ये केस कौन सा आ गया अचानक जिसने ये सारे के सारे महाज को एकदम गरमा कर रख दिया है और सिचुएशन जनाब हाथ से निकलती हुई महसूस हो रही है। तो ये केस कौन सा है इसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक वज़ीर आज़म साहब का यानी शहबाज शरीफ साहब का आज नाश्ते के ऊपर एक मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वो अंग्रेजी के एक लफ्ज़ सुना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस। ये यार फलां बंदे में ना उसका जो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया यार, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि उसको समझ नहीं लगती मैंने क्या करना है। शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है शायद उस लेवल पर आ गए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से के साथ को बिल मुशाफा मुलाकातों के बाद कि अब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेरे छत पाड़ के आगे निकल गया। वो बल्कि अगर वो याद है कि जिस वक्त खुद कुछ हमलावर थे ना, वो धमाके शमाके हुआ करते थे, तो उस वक्त उसने कहा, किसी ने कहा कि ना वो सर भी जो है ना वो जन्नत से या दोज़ख से भी आगे निकल गया 500 किलोमीटर। तो शहबाज शरीफ साहब का भी ना इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल का ये हाल है। वरना जर्नलिस्टों के साथ सुबह नाश्ते पर मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब को ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूं, मैं तो उनका चहीता हूँ, मेरे तो उनके साथ 30 साल से ताल्लुकात हैं। तो ये बात कहने के मतलब ये है कि आपने वोट को इज्जत दो का जो बयानिया बनाया हुआ था, आपने जो इनकलाबी पुना दिखा रहे थे, वो सारे का सारा झूठ था, ढकोसला था, फ्रॉड था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी। और यार को बंदा अक्ल की बात करता है, आपके ताल्लुकात होंगे तो अच्छी बात है हो, लेकिन उस ताल्लुकात को इस तरीके से पोर्ट्रे करने की क्या ज़रूरत है कि जनाब मैं उनकी आंख का तारा हूँ। भाई एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा कोई नहीं होता। एस्टैब्लिशमेंट के नज़दीक हर एक बंदा एक टिश्यू पेपर होता है, वो टिश्यू पेपर की तरह बंदे को इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक देता है। वो इकोनॉमिक्स का असूल है ना, लॉ ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी। तो ये बिल्कुल लॉ ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी है कि जिस बंदे से जहां तक जो फ़ायदा हासिल हो सकता है उससे वो वाला फ़ायदा हासिल कर लेना चाहिए, उसके बाद उसको टाटा गुड बाय कहकर उसको तारीख के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और यही पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह की सिचुएशन को हमने आज नहीं बल्कि कई बरसों से इसका मुजाहरा देखा है। कई शख्सियात आई यहाँ पर जिनको इस बात का बहुत ज़्यादा गुमान था कि जनाब हमसे ज़्यादा अच्छा इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी की कोई राब्ता नहीं है। मुझे याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से मुख्तलिफ किताबों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भुट्टो साहब ने जब शिमला अकॉर्ड करके वापस आए, कामयाब शिमला अकॉर्ड करके वापस आए, जिसके नतीजे में भारत ने पाकिस्तान की जो ज़मीन थी जो कब्ज़ा किया हुआ था वो भी वापस की और उसके साथ साथ 90,000 कैदी जो हैं जंगी कैदी उनको भी रिहा किया। तो उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब निजी महाफिल में ये बात कहते हुए पाए जा रहे थे कि यार मैंने तो फ़ौज के ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि ये सारी ज़िंदगी मेरे इस एहसान का बदला ही नहीं चुका सकते। लेकिन ये वही इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ना सिर्फ तख्ता उल्टा बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तख्ता भी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जनाब इनके नज़दीक, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक कोई बंदा ब्लू आइड नहीं होता। अगर कोई बंदा ये समझता है तो वो एमको की जन्नत में रहता है और शायद ये जो इख्तियार है ये इंसान को अहमक ही बना देता है। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल को कोई और बात है। अलबत्ता इस तकरीर से खिताब करते हुए या हल्की फुल्की चिट चैट करते हुए शहबाज शरीफ साहब का ये कहना ज़रूर था कि जनाब नवाज शरीफ साहब ही हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे और मैं बतौर सदर अगले इलेक्शंस के बाद बनने वाली जो भी हुकूमत होगी मुस्लिम लीग नून की, उसमें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर नवाज शरीफ के नाम का तयन करता हूँ। और ये बात यकीनी तौर पर उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। लेकिन कल से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद जो एक सिचुएशन सामने आ रही है वो इसी बात की तरफ अंदाज़ा कर रही है कि इस बयानिए को भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कल की जजमेंट आने के बाद। क्योंकि अगर आप गौर करें तो कुछ लोगों ने बड़ी ही एक बारीक वारदात बताई है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो खाली ये वाला जो एक्ट था ना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट वाला, रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट वाला, सिर्फ ये ही
कालदम करार नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट भी काला दम हो गया है। ये मैंने उनसे पूछा, किसी बंदे ने मुझे बताया, एक अहम तरीन वकील साहब ने, उनने कहा, मैंने कहा जनाब इसके अंदर तो उसका जिक्र ही नहीं है इस फैसले के अंदर। तो उनका कहना था कि जनाब इन दोनों केसेस को क्लिप कर दिया गया था। उन्होंने कहा था जनाब ये दोनों केसेस हम एक साथ सुनेंगे। अब दोनों केसेस को एक साथ सुनने का मतलब ये है कि दोनों केसेस का फैसला भी एक साथ आएगा। मेरा सवाल उसमें यह था कि जनाब जजमेंट के अंदर किसी, ये जो पूरी जजमेंट आई है 87 पेजेस की, इसमें किसी जगह पर भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नाम तक नहीं लिखा गया। लिहाजा ये जो है वो कलदम कैसे होगा। तो उनका ये कहना था, वो हो सकता है उनकी राय दुरुस्त हो, मुझे तो वैसे अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे तो उनकी राय में किसी तरह का कोई वजन नज़र नहीं आया कि जनाब ये कलदम हो गया तो वो भी कलदम हो जाएगा। अगर ऐसी बात दुरुस्त है तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको इस बारे में ज़रा क्लैरिटी देनी चाहिए कि क्या वो वाक़तन उसके असरात आएंगे, इस पर नहीं आएंगे। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब की जो मैंने भी आपसे गुजारिश की, वो वाला खेल ज़रा थोड़ा सा उनका मुझे लग रहा है कि वो इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना था, ये जो जजमेंट जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस भी आएंगे और आकर ये जो इंतखाबी मुहिम है उसकी क़यादत भी करेंगे। उनका ये कहना था कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसमें नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया गया था, और वो चूँकि नाअहली की मुद्दत का तयन हो चुका है, लिहाजा नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो ताहयात नाअहली की सज़ा थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था। अब अगर उनका ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो तारीख़ का तयन किया गया है 16 सितंबर के वो वतन वापस आएंगे, तो वो 16 सितंबर को वतन वापस आएंगे। एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब सितंबर में 16 सितंबर को वतन वापस आते हैं। आते साथ ही उनको सबसे पहले तो राहदारी ज़मानत लेनी पड़ेगी, और राहदारी ज़मानत उनको मिल जाएगी कि जनाब मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और आकर मैंने मुकदमात का सामना करना है, उसको फेस करना है। वो अदालत आने तक उनको राहदारी ज़मानत मिलेगी, और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और अदालत तक पहुँचेंगे, इस दौरान इस अरसे में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत में पहुंच के वो खुद को सरेंडर करेंगे, और सरेंडर करने के बाद अदालत या तो उनकी ज़मानत को मंजूर कर लेगी, सज़ा को मुअत्तल कर देगी, या उनको वापस भेज देगी अडयाला जेल या कोट लखपत जेल। नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे यहाँ पर और फिर उनका केस चलेगा, और ज़मानत की उनकी एप्लीकेशन जो 2 मुकदमात हैं वहाँ पर दायर की जाएगी। और अगर उनको ज़मानत मिल जाए, जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि जनाब उनको 1-1.5 महीने के अंदर ज़मानत मिल जाएगी। ये जो इलेक्शंस को मर्दमशुमारी के चक्कर के अंदर आगे बढ़ाया गया है ना जी, इसके पीछे भी बताया जा रहा है कि यही लॉजिक है कि उनका ये मानना था कि शायद 90 दिन के अंदर नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म नहीं हो पाएगी, सज़ा मुअत्तल नहीं हो पाएगी, और वो मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को लीड नहीं कर पाएंगे। लिहाजा ये मर्दमशुमारी की मंजूरी की आड़ में मज़ीद 4-6 महीने इलेक्शंस को आगे कर दिया जाए, ताकि इस दौरान नवाज शरीफ साहब अदालतों में पेश भी होते रहें, उनका इमेज भी बनता रहे, और पेशी के मौके पर उनकी मीडिया टॉक्स भी होती रहें। एक कॉन्टीन्यूस एक सिचुएशन डेवलप होती रही जहाँ पर वो मीडिया में आते भी रहें, अपना जो मीडिया टॉक्स हैं वो भी करते रहें, अपने बयानात भी जारी करते रहें, और इसके साथ साथ केसेस का सामना करने के हवाले से जो एक एंटी नैरेटिव उनके खिलाफ बना हुआ है वो भी दूर हो जाए, और वो अपना काउंटर नैरेटिव आगे बढ़ाते चले जाएँ। और इस दौरान जैसे ही उनकी ये जो सज़ा है वो मुअत्तल होगी, उनकी ज़मानत होगी, तो वो बाहर आ जाएं और बाहर आकर वो इंतखाबी मुहिम चलाना शुरू कर दें। और इसीलिए उनको कुछ टाइम, सेफली टाइम दरकार था, और जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाएगा तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इंतखाबी मुहिम के लिए मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होंगे। और मुस्लिम लीग नून की यही ख्वाहिश है कि वो कम अज़ कम 15-20 जलसों से नवाज शरीफ साहब हमारी इंतखाबी मुहिम के जलसों से पंजाब के अंदर खिताब कर दें। हम यहाँ से उसके बाद जो है ना किसी के काबू में नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उनके ये वाले ख्वाब पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जजमेंट आई, और वो जजमेंट बड़ी क्लियर थी। जजमेंट का हवाला जो था वो बड़ा उसके अंदर वाज़ेह था। ये जो आया हुआ है रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट्स, उसको काला दम करार दे दिया गया,
اور اس کے بعد جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ ڈھول بجنا شروع ہو گیا کہ نہیں جناب یہ جو معاملہ ہے نااہلی والا نواز شریف صاحب کی یہ موجود ہے اور مسلم لیگ نون نے مٹھائی کھانے میں جلدی کر لی ہے. اور اس کے بعد پھر جو اگلا دھماکہ ہے وہ احسن اقبال صاحب کا ہوا. احسن اقبال صاحب کے خلاف 2018 میں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد ایک تقریب سے خطاب کرنے کا کیس چل رہا تھا اور اس تقریب سے خطاب میں جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے عدالتی فیصلے کے اوپر بہت ہی زیادہ تنقید کی تھی. اس تنقید کے اوپر ایک وکیل صاحب ہیں جن کا نام ہے مولوی اقبال حیدر صاحب. مولوی اقبال حیدر صاحب نے ان کے خلاف ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب احسن اقبال صاحب کے نے عدالتی فیصلے پر تنقید کی اور جو زبان انہوں نے استعمال کی وہ زبان نہایت ہی نازیبا اور نامناسب تھی، لہٰذا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے. یہ درخواست وہاں پر آئی، یہ درخواست وہاں پر جمع ہو گئی، فریقین کو نوٹس ہو گئے، فریقین کو جواب ہو گئے اور اس کے بعد یہ فائل جو ہے وہ کاغذوں میں کسی جگہ پر دب گئی، کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ جناب فائل کہاں پہ گئی. ہوتا یہ ہے کہ اچانک کل یہ فائل برآمد ہوتی ہے اور جو چیف جسٹس آفس ہے وہ اس درخواست کو دوبارہ نہ صرف نکالتا ہے بلکہ اس درخواست کو ایک مرتبہ پھر سماعت کے لیے فکس کر دیتا ہے اور سماعت کے لیے جناب مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب پر مشتمل ایک بینچ تشکیل پاتا ہے. اعجاز الاحسن صاحب بھی میرا خیال ہے اس بینچ میں شامل ہیں. یہ 3 رکنی بینچ بن جاتا ہے اور جناب اس کیس کی سماعت کے لیے جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں. خبر آ جاتی ہے کہ جناب یہ احسن اقبال کے خلاف 5 سال پرانا کیس جو ہے وہ برآمد بھی ہو گیا، فکس بھی ہو گیا اور اس کے لیے میں سے ڈیٹ شاید اگلے ویک کی کوئی ڈیٹ نکالی جا رہی ہے کہ جناب اگلے ویک تک یہ ڈیٹ آ جائے گی سامنے جہاں پر احسن اقبال صاحب کا مکو ٹھپا جائے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیس نکلنے، یہ کیس فکس ہونے، اس کیس پر نوٹس ہونے تو دونوں فریقین کو طلب کرنے کے حوالے سے جو اصل درخواست گزار ہیں مولوی اقبال حیدر صاحب ان کو اس وقت تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی جناب کیس جو ہے وہ اس پر نمبر لگ گیا ہے، اس کی لاٹری نکل رہی ہے، وہ کیس لگ گیا ہے. اب بنیادی طور پر اس کا مقصد ایک پیغام دینا تھا. پیغام یہ دینا تھا کہ جناب آپ جو اتنی خوشی کے جو ہے نا شادیانے بجا رہے ہیں، آپ کو جو ہے نا اتنا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز گیم از ناٹ یٹ اوور. یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا اور اس کھیل نے ابھی آگے بڑھنا ہے. احسن اقبال صاحب کو سزا دینا یا احسن اقبال صاحب کو سزا نہ دینا میرا خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ بڑا پیغام نہیں ہے. پیغام یہ ہے میری نظر میں کہ جناب اگر آپ نے کرش والی سرکار کو جو ہے وہ ریلیف دینے پر آمادگی ظاہر نہ کی تو احسن اقبال کیا، بلاول بھٹو کیا، آصف علی زرداری کیا، شہباز شریف صاحب کیا، ان سب کو بھی اٹک جیل کے اندر سزا کاٹنا پڑے گی. اس بات کا یہ اگر ساڈے والا نہیں تھا ٹاڈے والے نہیں ہے، وہ وکٹیں اٹھا کر بھاگ جانے والی سچویشن، یہ وکٹیں اٹھا کر بھاگ جانے والی سچویشن کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے صرف اس بات کا کرنے کے لیے کہ جناب ساڈا بابا اونچا رہے. بھائی وہ آپ کا بابا، آپ نے اپنا بابا اونچا رکھنا رکھ لیں بھائی، ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے. لیکن جو حقیقی صورتحال ہے وہ انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر یہ جو ٹولہ ہے یہ نہ صرف ابھی تک سرگرم ہے بلکہ یہ کچھ اور گیم کرنے کی کچھ پلاننگ کر رہا ہے. اور اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک اجلاس بھی ہوا ہے جہاں پر چاروں چیف جسٹس صاحبان بھی موجود تھے، وفاقی سیکرٹری جو لا ہیں وہ بھی موجود تھے، چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب بھی موجود تھے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اجلاس ہے یہ کوئی قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی کے نام پر کوئی انہوں نے بنایا ہوا فورم، اس کا یہ اجلاس تھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو چاروں چیف جسٹسز بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چاروں یہ جو ہائی کورٹس ہیں یہ اپنے نیچے جو لوور جوڈیشری ہے یہ ان کے تابع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اسی طریقے سے چین چلتی ہے. وہ جو لوور جوڈیشری ہے، سیشن جج سے ہائی کورٹ،
یہ تمام لوگ اپنی اپنی پرفارمنس رپورٹس اسی طریقے سے اوپر ٹاپ لیول تک بھیجتے ہیں جو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. ان کی کوئی مارکنگ شارکنگ ہوتی ہے, کوئی نمبر شمبر ان کو ملتے ہیں. تو عین اس موقع پر جب عمران خان صاحب کی ضمانتیں دھڑا دھڑ تھوک کے حساب سے ہو رہی ہیں کینسل, ضمانتیں ہو رہی ہیں خارج, وہاں پر یہ جو چیف جسٹسز کا اجلاس بلانا ہے جن کے تحت لارڈ جوڈیشری کام کرتی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت ہی زیادہ ذرا تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی نئے کھیل کی بنیاد لگ رہی ہے, یہ کھیل کیا ہو سکتا ہے, ذرا اس کے اوپر بھی حکومت کو صرف اور اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ کرنے کی بجائے کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ کا لاڈ لا ہوں, اسٹیبلشمنٹ میری لاڈ اٹھاتی رہی ہے, 30 سال سے میرے انہوں نے لاڈ اٹھائے ہیں, جو حقیقی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ سجی دہا کے کبھی پہ یا پتہ نہ چلے کہ جناب شیر کہاں سے آیا, کب گھات لگائی, کب حملہ کیا, کب شکار کیا اور کب ڈکار کیا اور نکل گیا, پتہ ہی نہ چلے. شباشی صاحب اوور کانفیڈنٹ ہی ہو کے بیٹھے رہ جائیں. اب دن رہے گا ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.